सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आइए आज हम लोग बस्ती चिकित्सा जब हम पढ़ रहे हैं उसके आगे की श्रृंखला में हम लोग अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, कुछ नया चीजें डिस्कस करेंगे जो सभी को काम आने वाली है। आप लोग के स्क्रीन पे मैं कुछ चीजें लेके आ रहा हूँ, आप उसको देखिए और आप लोग का क्या मत है ये जो चीजें बता रहे हैं अपने आचार्य लोग, अपने आप्त लोग, उस पे आप लोग का क्या मत है, क्या सोचते हैं आप लोग। जरूर आप लोग जरूर बताइए, डिस्कस करिए, क्योंकि संभाषा जो रहती है बुद्धि वर्धनम श्रेष्ठा, ऐसा बताया कि हम जब कोई भी बातें डिस्कस करते हैं तो वो बुद्धि को बढ़ाती है, कुछ नया चीज सीखने को मिलता है। और कुछ चीजें हम कॉलेज में सीखते हैं, अपने गुरु लोगों से सीखते हैं, कुछ अपने कलीग से सीखते हैं, कुछ पेशेंट से सीखते हैं। तो ये सब चीजें हमको काम आने वाली है। अगर हम अभी आप लोग के स्क्रीन पे जो चीज दिख रहा है उसको देखिए। हम बस्ती में क्या क्या चीजों का प्रयोग करते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं और फिर हम आगे का पढ़ेंगे। तो हम बस्ती द्रव्यों का जब प्रयोग करते हैं, क्या मेडिसिन डाल रहे हैं, उसमें हम लोग स्नेह द्रव्यों में अगर देखें तो हम जो 4 तरह का स्नेह है, घृत, तेल, वसा और मज्जा का उपयोग करते हैं। ऐसा हमारे आचार्य लोगों ने कहा है। कहाँ कहाँ पर हम लोग घी देते हैं वो अभी हम और डिटेल में देखेंगे। कहाँ कहाँ हम तेल का बस्ती देते हैं, कहाँ कहाँ वसा की बस्ती देते हैं, कहाँ कहाँ मज्जा का देते हैं, कहाँ कहाँ कॉम्बिनेशन में यमक देते हैं, कहीं कहीं 3 स्नेह देते हैं, घृत, तेल और वसा, ऐसे हम देते हैं, कहीं कहीं मज्जा बस्ती देते हैं। तो वह अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग चर्चा होगी। प्रैक्टिकली भी हमने क्या अनुभव किया है वह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह से मूत्र वर्ग में कुछ बस्तियां दी जाती है, जैसे बकरी का मूत्र दिया जाता है, भैंस का मूत्र का बस्ती दिया जाता है, घोड़े का मूत्र का दिया जाता है, भेड़ का मूत्र का, हाथी के मूत्र का, गधे का मूत्र का उपयोग उद्वर्तन, आलेपन, आस्थापन आदि में प्रयोग किया जाता है। गोमूत्र का बस्ती जैसे वैतरण बस्ती में देते हैं, ऊंट का मूत्र का बस्ती देते हैं। इसी तरह से आस्थापन और अनुवासन गण है, इसको भी हमें चर्चा करना है, क्योंकि अनुवासन करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन जिसका तेल में सिद्ध करके दे सकते हैं, या आस्थापन में हम काढ़े का बस्ती देके उसको हम सिद्ध करके देते हैं। जैसे कि आस्थापन और अनुवासन गण क्या बताए, और यहाँ पे देखिए ऊपर श्लोक नंबर भी बताए, उसका रेफरेंस के साथ बताए। तो जैसे पाटला का प्रयोग करते हैं, अग्निमंथ का प्रयोग करते हैं, बिल्व, श्योनाक, काश्मरी, शालीपर्णी, कृष्णपर्णी, छोटी कटेरी, बला और गोक्षुत, ये सारे हैं। बला मूल होना चाहिए, ये 10 मूल है। 10 चीजों का जो मूल होता है उसका प्रयोग हम लोग आस्थापन में देते हैं। उसी तरह से उसका तेल सिद्ध करके धान्वंतर तेल बनाते हैं और हम धान्वंतर तेल का बस्ती देते हैं। इसी तरह से बड़ी कटेरी, एरंड, पुनर्नवा, जौ, यव, कुल्थी, गुड़ुची, गुड़ुची आदि तेल का मात्रा बस्ती देते हैं। मदन फल डाल के भी देते हैं, हम ये अपना बस्ती में देते हैं। कोल मतलब बेर, पलाश, कुत्रुण, स्नेह और लवण, इनका प्रयोग हम लोग बस्ती के रूप में देते हैं। तो अनुवासन गण और आस्थापन गण ये बताए। अब आ रहे आस्थापनोपक। आस्थापनोपक मतलब आस्थापन में जो उपयोगी पड़ता है, तो उसमें हम लोग काढ़े में त्रिविट डाल देते हैं, ये हेल्प करता है आस्थापन बस्ती में। बिल्व डालते हैं, पिप्पली डालते हैं, पुष्ट डालते हैं, सरसप सरसों डालते हैं, बचा, कुटज, सौंफ, यष्टि मधु और मदन फल डालते हैं। ये आस्थापन का कार्य जो होता है उसमें ये सपोर्ट करता है, इसलिए आस्थापनोपक।
और कुछ अनुवासनोपग होता है, जो तेल का हम बस्ती दे रहे हैं उसमें कुछ मेडिसिन मिक्स करके देते हैं ऊपर से प्रक्षेप के रूप में, जो अनुवासन के सहायकारी होते हैं, जैसे कि रासना, देवदारू, बिल्व, मदन फल, सौंफ, रक्त पुनर्नवा, श्वेत पुनर्नवा, गोक्षुर, अग्निमंथ और श्योनाग, ये सब अनुवासनोपग गण है। इसी तरह से षड स्थापन स्कंद है। स्कंद का मतलब ग्रुप ऑफ मेडिसिन। तो मधुर स्कंद की दवाइयां जो है वो मधुर स्कंद में है। खट्टी वाली दवाइयां हैं अम्ल स्कंद में। लवण वाले जो हैं वो लवण स्कंद में है। कटु स्कंद कटु रसात्मक द्रव्य। तिक्त स्कंद तिक्त रसात्मक द्रव्य। कषाय स्कंद कषाय रसात्मक। ऐसे 6 रसात्मक द्रव्यों के अलग अलग स्कंद बनाए हैं। इनके वर्णन में मधुर स्कंद का वर्णन करते हुए कहा गया है कि एक रस वाले द्रव्य प्राय नहीं होते। द्रव्य संश्लिष्ट रस के होते हैं, मतलब 2 3 4 5 ऐसे मिक्स होते हैं। इसीलिए मधुर स्कंद का मतलब है कि प्रायः मधुर रस युक्त होते हैं, है ना। उसी तरह से मधुर विपाकी होते हैं। विपाक में मधुर होते हैं, पेट में जाने के बाद वो विपाक उनका चेंज हो जाता है। और जिनका प्रभाव मधुर रस का जो होना चाहिए विपाक का, वो सारा चीजें होती हैं। तो इसलिए मधुर समझकर मधुर स्कंद में उनको डाल दिया है। अब जैसे शतावरी भी मधुर है, अश्वगंधा भी मधुर है, विदारी भी मधुर है। लेकिन हम अश्वगंधा खाते हैं तो मीठा नहीं लगता है, उसमें मधुरता है वो कम है। अगर हम चीनी और गुड़ देखेंगे तो वो ज्यादा मधुर है, मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा है। तो हमें मधुर स्कंद है तो मतलब मिठास कम लगेगी जीभ को, लेकिन वो मीठा है। इसी तरह से अम्लादि स्कंद में भी समझना चाहिए। अब मधुर स्कंद में कौन कौन से द्रव्य हैं वो थोड़ा देख लें, ताकि हमें द्रव्य सेलेक्ट करते टाइम ये सब बातें दिमाग में रहे कि हमें क्या यूज करना है। और हमारे सर बताते हैं कि आयुर्वेद जो है एक व्यापक शास्त्र है। पूरी दुनिया में इतनी सारी वनस्पतियां हैं, करोड़ों वनस्पतियां हैं। उसमें से हमारे आचार्य लोगों ने जो वनस्पतियों का मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया गया है, तो कुछ सहज रूप से प्राप्त होती है, कुछ मुश्किल से प्राप्त होती है, लेकिन है सब इस दुनिया में है। तो जैसे कि जीवक और ऋषभक है, यह बहुत दुर्लभ वनस्पति है लेकिन मिलती है अगर ढूंढा जाए। कोटद्वार जो उत्तराखंड में, जो हिमालय के पर्वत है, वहां पे जीवक ऋषभक मिलता है, लेकिन नॉर्मल जगह पे नहीं मिलता है, संदिग्ध द्रव्य में है। इस तरह से जीवक ऋषभक, जीवंती, वीरा, आम्रलकी, काकोली, शीर काकोली। कृपया म्यूट रखिए शशि मैडम, म्यूट रखिए प्लीज, प्लीज म्यूट रखिए। ये सब वनस्पतियां है ना, ये जीवनीय गण की दवाइयां हैं। अभीरू, अभीरू मतलब शतावरी को भी बोलते हैं, या जालंधर शाक को बोलते हैं। मुदगपर्णी, माशपर्णी। मुदगपर्णी मतलब उसके पत्ते जो रहते हैं ना वो मूंग के जो पत्ते होते हैं वैसे रहते हैं। माश मतलब उड़ीद के पत्तों की तरह। ऐसे ही शाल पर्णी, कृष्णी पर्णी, असन पर्णी, मधु पर्णी, मेधा, महामेधा, कर्कट श्रृंगी, श्रृंगाटिका, गुडुचि, छत्रा, अति छत्रा। सौंफ का भेद है लाल तालम खाना, श्रावणी, महाश्रावणी, अलमुषा, सहदेवा, विश्वदेवा, शुक्ला, क्षीर शुक्ला। कुछ वनस्पतियां आप लोग जानते भी हैं, कुछ लोग कुछ नहीं भी जानते, कोई बात नहीं। ऐसे मधुर स्कंद में इतनी सारी वनस्पतियां हैं। बला, अतिबला, विदारी, शीत विदारी, शुद्रता, महासा, ऋष्यगंधा, अश्वगंधा, वृष्टि, रक्त पुनर्नवा, श्वेत पुनर्नवा, बृहति, कंटकारी, एरंड, मोरट, कोक्षुर, सहर्षा, शतावरी, शतपुष्पा, मधुपुष्पी, यष्टि मधु, मधुलिका, मृद्विका। मृद्विका मतलब जो किशमिश होता है, जो अंगूर सूख जाते हैं तो वो जो मनुक्का होता है, किशमिश, उसको मृद्विका बोलते हैं। ये सब मधुर स्कंद की दवाइयां हैं। इनका हम जब बस्ती में प्रयोग करते हैं तो ये ब्रीहन का कार्य करती है। जहाँ पे जैसे मांस का क्षय है, हम काढ़े के रूप में इसको बॉईल करके दे या तेल सिद्ध करके दे, तो जब हम बस्ती देते हैं ना, पेशेंट का मसल्स गेन होने लगता है। ऐसे ही खजूर है, परुषक है, आत्मगुप्ता मतलब कपि कच्छू, पुष्कर बीज है, कचेरु, सब लोगों ने द्रव्य गुण पढ़ा है। राजकशेरु, राजाधन, कालंक, कृतक, काश्मरी, गुंजा, फिर ओदन पाकी, खजूर, इक्षुवालिका, बालिका, दर्भ, कुश, शाली, गुंद्रा, इत्कट, शरमुल, राजशवक, ऋषप्रक्ता, द्वारदा मतलब सागवान बोलते हैं, वन कपास, भारद्वाजी, अभिरुपत्री, हंसराज, फिर काकनिसा, कुलंगाक्षी, शीरवल्ली, शीरविदारी, कपोतवल्ली मतलब छोटी इलायची, सोमलता, अनंतमूल, और मधुवेली मतलब द्राक्षा। बहुत सारे हमारे पेशेंट आते हैं जिनको हम केवल द्राक्षा का रस का बस्ती देते हैं। तो जो क्रुश पेशेंट है ना, उनको द्राक्षा का केवल जूस का हमने बस्ती दिया तो उनमें बहुत ज्यादा ताकत आती है, और
द्राक्षा का रस जो है वो डायरेक्ट रसवत स्रोत पे काम करता है, ब्रिहन का कार्य करता है। मन को इतना प्रसन्न लगता है ना, इतना फील अच्छा होता है अगर द्राक्षा का रस का बस्ती दिया। तो इसी तरह से अम्लकंद की बस्तियां हैं जो खट्टी दवाइयां रहती हैं, खट्टी वनस्पतियां, जैसे आम, खट्टा आम, आम्रतक, लिकुच, करमर्द, वृक्षाम्ल, अम्लवेतस, कुवल, बदर, बदर मतलब बेर, दाड़िम के रस का मात्रा बस्ती दे सकते हैं, या दाड़िम आदि घृत का मात्रा बस्ती देंगे ना। जो एनीमिक पेशेंट है आपके पास, जो खून की कमी है, एलोपैथी की आयरन की गोलियां देने के बाद भी खून नहीं बढ़ रहा है, केवल दाड़िम का आप दाड़िम आदि घृत का बस्ती दीजिए, कितना अच्छा एचबी लेवल हो जाता है। इसी तरह से मातुलुंग है, गंडीर है, आमलकी, आंवला है, शीतक है, तिंडितक है, इमली। इमली की भी बस्ती हम किस में देते हैं? बैतरण बस्ती में देते हैं। और जहां पे आम बात जैसे कंडीशन होते हैं उसमें देते हैं। नारंगी, नारंगी जो आप लोग खाते हैं, स्वीट मेलन, उसका बस्ती देते हैं। कोशाम्र, आम्रतक, अश्वंतक, चांगेरी, चांगेरी का बस्ती हम देते हैं, चांगेरी आदि घृत। तो किसमें काम आता है? तो फिशर, फिस्चुला, उसमें वो मतलब गुदगद एरिया में जो भी प्रॉब्लम है, फिशर हो गया, मतलब परिकर्तिका हो गया, भगंदर हो गया, या ब्लीडिंग पैल से, उसमें चांगेरी घृत प्रयोग अच्छा रहता है। उसी तरह से अम्लिका, कोल, शुष्क अम्लिका के आसव, सुरा, सौविरक, तुषोदक, मैरेय, मेदक, मदिरा, मधुशुक्त, सिधु, दधिमंड, दधिमंड मतलब दही के ऊपर का पानी, दही, उदाशिवत, ये अम्ल स्कंद के द्रव्य कहे जाते हैं। और इन वात विकारों में विधि पूर्वक बस्ती दे। लवण स्कंद के हैं तो नमक वाले चीजें डालते हैं। नमक वाला अगर पानी कभी बस्ती दे तो पूरा कोष्ठ की शुद्धि करता है। नेचुरोपैथी में शशि मैडम को मालूम है कि मतलब हाइड्रोथेरेपी रहते हैं, नमक के पानी का बस्ती देते हैं। ऐसे ही हमारे द्रव्यों में भी हम लोग थोड़ा नमक डालते हैं, बहुत ही थोड़ा। चंदा नमक, स्वरवर्त नमक, काला लवण, पिड़ लवण, पाक्य लवण, अनुप लवण, कुप्य लवण, बालू, कुप्य लवण मतलब कुएं में मिलने वाला नमक, बालू, बालू में, बालू के पहाड़ में, एल मोलुक, सामुद्र लवण जो समुद्र का, रोमक लवण, औद्भिद, उशिर लवण, उशर लवण, पाटेय लवण, पांशुजज लवण, इन लवणों को लवण स्कंद कहते हैं। इनसे अम्ल द्रव्यों के साथ, गर्म पानी के साथ, स्नेहों के साथ सुकोष्ण बस्ती देनी चाहिए। वात व्याधि में इसका प्रयोग करें। जहां वात है तो वहां मधुर अम्ल लवण का प्रयोग करते हैं, तो वात का शमन करता है, कफ को बढ़ाता है, मतलब जहां क्षीण कफ है उसको बढ़ाएगा। कटुस्कंद की दवाइयां हम लोग डालते हैं, जैसे कफ के विकार हो, जहां पे जैसे प्रवाहिका है, बहुत ज्यादा कफ है और बार बार प्रवाहन कर रहे हैं, और त्यान कफ आ रहा है बार बार, वहां पे अगर ब्लीडिंग नहीं हो रहा है और हमें जहां पे दीपन पाचन करना है और कफ को निकालना है, तो वहां हम लोग थोड़ा कटु रस भी डालते हैं। जैसे पिपली, पिपली मूल, हस्ती पिपली, चव्य चित्रक, श्रृंगवेल, या अतिसार हो रहा है, आमातिसार, उसमें हम दे सकते हैं। दीपन पाचन ऊपर से भी दे, लंघन कराए और इसका दे सकते हैं। मरीच है, अजमोदा, अदरक, बिड़ंग, तुम्बरू, पीलू, तेजोवती, एला, कुष्ठ, भल्लातक मज्जा, हिंगू, हिंग का भी हम बस्ती देते हैं कभी कभी। देवदारू, मूलक, सरसप, सरसप का भी बस्ती देते हैं। लहसुन, लहसुन शीरपाक हम पिलाते भी हैं और बस्ती भी देते हैं। करंज, करंज का हम बस्ती देते हैं तो कृमिग्न है, करंज तेल का देते हैं। शिगरू, मधु शिगरू, खुरासानी अजवाइन, खुरासानी अजवाइन का तेल सिद्ध करके दें तो वह कृमिग्न है, कीड़े को मारता है। फिर भूत्रोण, सुमुख, तुलसी का भेद है। तुलसी, कुठेरु, अर्जक, तुलसी भेद, मंजिष्ठा, काली तुलसी, काली तुलसी जो है वो अगध द्रव्य है और कृमिग्न भी है। इसी तरह से फणिंजक, तुलसी का भेद हो गया। क्षार, मूत्र, पित्त, इसका हम देते हैं। गोपित्त, गोमूत्र का गोपित्त देते हैं, गोरोचन देते हैं उसका, कभी हम मूत्र डाल के देते हैं हम लोग, जैसे हम वैतरण बस्ती दे रहे हैं, क्षार भी डाल के हम देते हैं। तो ये कटुस्कंद में होता है, इनके क्वाथ से मधु, तेल, लवण मिलाकर यथावत बस्ती देने से कफ विकारों में देना चाहिए। इसी तरह से तिक्त स्कंद, तिक्त रसात्मक, कड़वा जो दवाइयां रहती है लेकिन शरीर के लिए फायदेमंद रहती है, जैसे चंदन, चंदन का हम लोग, जैसे चंदन वर्णगंध में है तो हम लोग उसका बस्ती देते हैं, तो जो ल्यूकोडर्मा के पेशेंट होते हैं, व्हाइट स्पॉट जो है, विटिलिगो, स्वित्र, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। तिक्त रस से भी काम करता है, अपने प्रभाव से भी, अपने कार्य से भी। उसी तरह से जटामांसी, नीम, ये तिक्त स्कंद के। तो नीम का देंगे बस्ती, कंडुग्न गण में आता है, और या कुष्ठग्न गण में नीम आता है। तो अगर हम बस्ती देंगे, खुजली पूरी तरह से ठीक हो जाती है। या फिर कुष्ठ है, स्किन डिजीज है, तो नीम का बस्ती देते हैं। तुम्बरू, कुटज, कुटज जो है वो कंडुक नगड़ में खुजली को ठीक करता है।
उसी तरह से प्रवाहिका में काम करता है। हरिद्रा, दारू हरिद्रा, इसकी बस्ती हम वर्णगन के रूप में भी देते हैं। मुस्ता है वह आम पाचन भी करता है, और कहीं ना कहीं कुष्ठ में भी काम करता है, क्योंकि मुस्ता जो है वो क्लेद को सोखता है। उसी तरह से मुरवा है किरातिक्त। किरातिक्त तो रक्त पाचक में है, रक्त की शुद्धि करता है, शुगर लेवल को कम करता है। इसमें इसमें बहुत सारी दवाइयां जो है वो शुगर लेवल को कम करती है, क्लेद को कम करती है, कफ को कम करती है। त्रायमाणा हो गया, कारवेलक, करेले, करेले का हम बस्ती देते हैं। करीर, करवीर, केबुक, पुनर्नवा, मंडूकपर्णी, करकोटक, वार्ताकु, कर्कश, कास्मर्द, काकमाची, अतिविषा, पटोल, कुलक, पाठा। पाठा धमासा का हम बस्ती खाने में देते हैं, तो पाइल्स के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, वहां बस्ती भी दे देते हैं। गुडुची, गुडुची आदि क्वाद का हम बस्ती देते हैं। स्किन डिसऑर्डर में, शुगर में, प्रमेह में बहुत अच्छा काम करता है। वेताग्र, बेंकुल, सोमवल, सप्तपर्ण, सप्तपर्ण कृमिघ्न, सुमन, चमेली, अर्क, अवलगुज, बाकुची। बाकुची का हम काढ़ा का बस्ती देते, तो श्वित्र में काम करता है, कृमिघ्न भी है। त्रिफला के काढ़ा का बस्ती देते हैं, तो वह आंखों को अच्छा करता है, और त्रिफला रसायन भी है। तगर, अगरू, सुगंध वाला उशिर, ये तिक्त तिक्त स्कंद कहते हैं। इनका यथावत क्वाथ बनाकर तेल लवण आदि संस्कार कर कफ रोगों में विधिवत बस्ती देना चाहिए। इसके बाद आता है कषाय रसात्मक। कषाय स्कंद, कषाय स्कंद में प्रियंगु, जो कसैले होते हैं। अनंत मूल, आम की मज्जा, आम की मज्जा का बस्ती हम लोग, अगर जैसे एडिनोमायोसिस है या फिर एंडोमेट्रोसिस है, जहां पे ब्लीडिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, गर्भाशय में बहुत ज्यादा सूजन आई है, और एंडोमेट्रियम लेयर विकृत हुआ है, वहां पे ये कषाय रस के जब देते हैं तो ब्लीडिंग में बहुत अच्छा। कुछ चाणुक चूर्ण तो देते ही हम लोग, लेकिन उसकी बस्ती दें, बहुत अच्छा फायदा होता है। अम्बष्टकी, कटुका, लोद्र, मोचरस, मोचरस की बस्ती हम पिच्छा बस्ती में प्रयोग करते हैं, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह। फिर समंगा, धातकी के फूल, कमल, कमल केसर, जामुन, आम, इतना बढ़िया बढ़िया दवाई, शुगर को कम कर देता है। प्लक्ष, पितोदुम्बर, पीपल, भल्लातक, अश्वंतक, शिरीष पुष्प, शिरीष जो है वो विषग्न है, अगध द्रव्य, सीसम, सोमवल के सफेद खैर, खैर जो है वो कुष्ठग्न है। तिदुक, प्रियाल, चिरौंजी, बदर, खदीर, सप्तपर्णा, अश्वकर्ण, अश्वकर्ण परिपेलव। फिर कदम, मंजिष्ठा, मंजिष्ठा, महामंजिष्ठा दी क्वाथ की बस्ती देते हैं, स्किन को अच्छा कर देता है। काश, कसेरुक, राजकसेरुक, कटफल, पद्माक, पद्म काष्ठ जो है वो वर्णगण में आता है। अशोक, अशोक के क्वाथ की बस्ती ने तो जहाँ पे हैवी मेंसेस आ रहे हैं वो ठीक कर देता है, ब्लीडिंग पाइल्स को ठीक कर देता है। अशोक के बस्ती जो है अगर हम दे तो हैवी मेंसेस जो आ रहे हैं, मेनोरेजिया, मेटोरेजिया, रक्त प्रदर, उसमें काम करता है। शाल, धव, सर्ज, भुजपत्र, भुज, क्षण, खरपुष्प, शमी, फिर तुंग, अजकर्ण, स्फूर्जक, बहेड़ा, कुंभी, पुष्करमूल, विष, नडाल, ताल खजूर, ये कषाय स्कंद में आते हैं। इसका वाद विधि बना के सिद्ध कर मधु, तेल, लवण इत्यादि मिलाकर सुकोष्ण मस्ती विधि पूर्वक कफ विकार में देना चाहिए। इनमें शीत मधुर द्रव्यों को मिलाकर मधु घृत के साथ देने से पित्त विकार में भी फायदा होता है, उसमें बस्ती देनी चाहिए। ये बहुत ही मतलब रिसर्च का विषय है कि अपने आचार्य लोगों ने कितने साल प्रैक्टिस किया, हजारों साल। इससे हमारे पेशेंट, मतलब जो अभी हमारे जो लोग थे, पूर्वज थे, उन लोगों की जान बचाई। ऐसे ऐसे बस्तियां दिया जाता था। आज के जमाने में उतना बस्ती का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि ये आप्तवचन है और सच में फायदा होता है। सुश्रुत में नीरू बस्ती के क्या वर्ग बताएं, तो क्षीर वर्ग के सभी दूध, जैसे गधी का दूध, ऊँटनी का दूध, हथनी का दूध, सब, गाय का दूध, भैंस का दूध, अलग अलग व्याधियों में अवस्था के हिसाब से उसके बस्ती देते हैं। अम्ल वर्ग के द्रव्य, मूत्र वर्ग के मूत्र, फिर स्नेह, क्वाथ, मात्रस, लवण, त्रिफला, मधु, शतपुष्पा, सर्षप, बचा, एला, त्रिकटु, रासना, सरल, देवदारू, हरिद्रा, दारुद्रा, हिंगु, कुष्ठ, संशोधन गणोक्त द्रव्य, कटुका, शर्कर, मुस्ता, उशिर, चंदन, कर्पूर, मंजिष्ठा, मदन फल, त्रायमाणा, रसांजन, बिलगिरी, बेल की मज्जा, यवानी, अजवाइन, फलिनी वर्ग, इंद्र, काकोली, शिर काकोली, जीवक, ऋषभक, मेधा, मामेदा, रिद्धि, वृद्धि, मधुलगा, इनको निरु वर्ग कहते हैं। वाग्भटोक्त निरु द्रव्य संग्रह, वाग्भट ने क्या बोला है, मदन फल, कुटज, कुष्ठ, देवदाली, यष्टि मधु, बचा, दशमूल, देवदारू, रासना, यव, सौंफ, कृतवेदन, मतलब आरगवत, कुलत, मधु, लवण और त्रिवित, ये निरोहोपयोगी है, निरु में उपयोगी रहता है काढ़ा बना के। चलिए आप लोग थोड़ा कुछ बोलिए, फिर मैं बोलूंगा। कंचन मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी प्लीज? इन क्वाथ का बस्ती के बारे में आपका क्या विचार है, कंचन मैडम बताइए।
सर बहुत अच्छा, मतलब मैंने इतनी सिंपलीफाई वे में किसी को बस्ती पढ़ाते हुए भी नहीं देखा सर। और बहुत ही सुंदर लग रहा है, मतलब इतना इसीलिए आप समझा देते हो ना कि मुझे लगता है, तो मुझे अभी मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं हर एक पेशेंट में बस्ती स्टार्ट करूं। और बहुत अच्छा लग रहा है सर, और इतना अच्छा लग रहा है मैं बोल नहीं पाऊंगी कि मुझे आपकी हर एक बात, मतलब ये बस्ती के बारे में तो ठीक ही है कि आप, मुझे लगता है मेरे से ज्यादा इस पे अच्छे से बोल पाओगे क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। पर आज भी मैंने लेक्चर लिया तो मुझे लग रहा था, मैं लेक्चर लेने के पहले भी आपको याद किया, लेक्चर लेने के बाद भी मैंने याद किया, क्योंकि मैं जितना भी बोल रही थी मुझे लग रहा था कि मुझे आपकी बातें याद आ रही है, मैं आप जैसे ही बोलने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है सर आपका हर क्या एक लेक्चर। क्या चीज पे लेक्चर लिया आपने, क्या लिया? सर मैंने आज, मैं एक्चुअली कोई तैयारी करके नहीं गई थी लेक्चर की, पर सर ने मुझे बोला कि आप जाओ, तो सब स्टूडेंट्स को, 100 स्टूडेंट्स है तो उनको सबको लेके जाओ, आईपीडी में जाओ और उनको केस टेकिंग कैसे करना है। तो केस टेकिंग तो हमारी जान हो गई अभी, हमारे आप कैसे हेतु निकालना है, क्या करना है, आप इतना अच्छे से पढ़ा के रखे हो हम लोगों को कि मुझे वो कोई डिफिकल्ट नहीं लगा। मैंने हर एक चीज को इतना सिंप्लीफाई वे में उनको समझाया, वो सब बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। एक केस थी, मतलब मैंने उसको पहले नहीं देखा हुआ था, मैं जस्ट स्टूडेंट को लेके डायरेक्ट वहां पे चले गई और पूरा फिर केस टेकिंग हम लोगों ने किया। और पेशेंट मोस्टली वो आम बात की थी, क्योंकि उसके सभी सिम्टम्स जैसे संचारी वेदना होना, उसको फीवर की हिस्ट्री थी, डिवोर्स ही थी, मतलब सब हमने एक एक चीजें बच्चों को बोल बोल के, 10वीं परीक्षा कैसे करनी है, 8वीं परीक्षा कैसे करनी है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न कैसे पूछने हैं, फिर उससे हमें दोषों को कैसे निकालना है, फिर हम स्रोतों का दृष्टि, किस स्रोतस की दृष्टि, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि आप जैसे कि आप मेरे अंदर हो और आप ही बोल रहे हो। और मुझे होने के बाद अच्छा भी लगा कि चलो मैं कुछ लोगों को, मतलब स्टूडेंट्स को मैं अपने सिंप्लीफाई वे में मैं बता पाई कि कैसे केस टेकिंग करना है, क्योंकि सर मैंने इतना अच्छे से केस टेकिंग मैंने खुद भी नहीं सीखा था कभी, आप जितने अच्छे से समझाते हो। और बहुत अच्छा लगता है सर आपको सुनना, सच में। थैंक यू सो मच। जी। आप थोड़ा यहाँ भी लोग को बताएंगे केस टेकिंग के बारे में कि कैसे करना चाहिए सिंपली, जैसे आपने बच्चों को पढ़ाया वैसे यहाँ पर भी थोड़ा बता दीजिए, ताकि यहाँ पर भी लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी आती है केस टेकिंग करने में, तो थोड़ा यहाँ भी लोगों को सहायता हो, क्योंकि पूरा भारत देख रहा है आपको। जी सर, जैसे कि हमें हर हर पेशेंट में, जैसे हम पहले जाके देखते हैं पेशेंट को, तो हमें उसको हमारे इसमें त्रिविध परीक्षा जैसे बताई गई है, दर्शन है, स्पर्शन है, प्रश्न है, तो हम तो सबसे पहले उसको जैसे केस टेकिंग फॉर्म होता है, एक लॉन्ग केस टेकिंग फॉर्म होता है हमारे यहाँ पे कॉलेज में, और एक शॉर्ट केस टेकिंग, और मुझे लगता है हर एक ने वैसे बनाना चाहिए। और हमारे आयुष दर्पण पे भी आपने बहुत बार वो केस टेकिंग फॉर्म डाला हुआ भी है। तो उसके हिसाब से जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं, तो सबसे पहले उसका नाम पूछते हैं, उसका उम्र पूछते हैं, फिर हम उसका व्यवसाय पूछते हैं। व्यवसाय का भी हमारे इसमें क्यों महत्व है कि जैसे पेशेंट सेडेंट्री लाइफ जी रहा है, या फिर बहुत ज्यादा घूमने वाला उसका व्यवसाय है, या फिर वो धूप में ज्यादा घूम रहा है, इससे हमें उसके दोष हेतु, मतलब जो होते हैं, हेतु सेवन किस चीज का हो रहा है उसको हमें हम समझ सकते हैं उसको इजीली। और यहाँ पे फिर मैं अगर पूछती हूँ कि उसे क्या तकलीफें हो रही है, अगर फीमेल है तो उसके वो मतलब कब से स्टार्ट हुई है, पीरियड्स की तकलीफ है, या फिर कोई ज्वर की हिस्ट्री है, या फिर जॉइंट पेन हो रहे हैं, तो हमें हर एक चीज को उसको पूछना पड़ता है कि ये आपको कब से हो रहा है। मतलब कभी कभी पेशेंट अभी उसी समय, हम जब केस टेकिंग ले रहे हैं तो वो पेशेंट बोल रही थी कि 15 दिन से ही मुझे फीवर आ रहा है, फीवर के बाद ये जॉइंट पेन स्टार्ट हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद जैसे हम 15 मिनट उसके साथ बात कर रहे थे, तो फिर बोलती है कि नहीं, मुझे तो ये 2 महीने से भी तकलीफ थी। फिर थोड़ी देर के बाद, 15 मिनट होने के बाद, जैसे हमने 45 मिनट्स पूरा केस टेकिंग समझाया था बच्चों को, तो फिर बोलती है कि नहीं, मुझे ये तकलीफ ना 2 साल पहले भी हुई थी। तभी की तभी मैंने सब स्टूडेंट को भी समझाया, देखो पेशेंट ये हमेशा हमें ऐसे घुमा फिरा के बताता है, तो फिर उनको भी समझ में आया कि नहीं। और मैंने उनको आपका नाम बोल के बोला भी कि सर हमारे हमेशा बोलते हैं कि
अगर आपने केस चेकिंग अभी भी किया है तो आपको जब सेकंड विजिट में पेशेंट आता है फिर भी आपको पूछते रहना है, क्योंकि नई नई चीजें निकलती ही रहती है। पेशेंट बोलता ही रहता है हेतु सेवन कौन सा हो रहा है। उसके आधार पे हम हमारे दोषों को अच्छे से समझ सकते हैं कि वात की वृद्धि हो रही है तो वो अवरोधात्मक है या क्षयात्मक है, ये भी हमें समझता है कि वात विकार है, कफ विकार है या पित्त विकार है। तो इसमें अनुबंध किस दोष का हो रहा है, जैसे अभी अभी आम वात वाली पेशेंट लग रही थी वो, तो उसमें पित्त का अनुबंध लग रहा था। तो इसलिए हमने फिर उसके जैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछा मैंने बच्चों को। फिर कितने सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जैसे कि आम वात भी हो सकता है कि चिकनगुनिया होके गया हो, उसकी वजह से भी उसको स्वेलिंग हो, बॉडी पे स्टिफनेस हो, पेन हो। तो हर एक चीज को पूछना पड़ता है हमें। और जैसे कि हमने अष्टविध परीक्षा करनी है तो उसका मल मूत्र परीक्षण है, उसकी आकृति है, उसका दृक है, उसका स्पर्श कैसा है, सभी हमें देखनी पड़ते हैं। तो हमें जैसे केस फॉर्म में हम जब लिखते हैं तो हर एक चीज हम पूछ के लिखते हैं। और सबसे पहले तो आप हेतुओं पे इतना ध्यान देने के लिए बोलते हो, तो मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाई उसको किया कि जैसे वात पित्त कफ ऐसे एक पेपर पे लिख लो आप, VPK करके। और फिर उसको वात वाले जो हेतु मिल रहे हैं तो उसको वात के नीचे लिखते जाओ, पित्त वाले मिल रहे हैं पित्त के नीचे लिखते जाओ, और कफ वाले मिल रहे हैं तो कफ के नीचे लिखते जाओ। तो एटलीस्ट हमें दोष कौन से वहां पे ज्यादा मिल रहे हैं। बहुत बार आवरण युक्त भी हमें मिलती है, बहुत बार संप्राप्तियां ऐसे तीनों दोषों की भी मिलती है। तो हमें वो भी ध्यान में रखना है, पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। एटलीस्ट हम 50% वहां पे ही थोड़ा श्योर हो जाते हैं कि हमारी बीमारी किस दोष के वजह से हो रही है यहाँ पे। तो उन लोगों को वो भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने एक बहुत सिंप्लीफाई, वैसे वायु नहीं तो फिर हम घूमते ही रहते हैं कि वायु से हुआ है या पित्त से हुआ है या कफ से हुआ है। वो पेशेंट में जैसे कि अभी मैंने उनको पूछा था कि आप रोते हो क्या ज्यादा, तो कितनी बार महीने में रो रहे हो। तो उसने मुझे 3 बार बोला। डिवोर्स का केस थी, बच्चा वगैरह कोई नहीं था, आंगनवाड़ी शिक्षिका थी। तो मैंने फिर एक स्टूडेंट मुझे पूछता है मैम आपने ये क्यों पूछा, आपको इसमें से क्या समझा कि वो रो रही। मैंने बोला कि उसका सत्व कैसे है हमें ये भी देखना पड़ता है कि अभी डिवोर्स हुआ है तो उसका वो टेंशन ले रही है क्या नहीं ले रही है, वो पीछे उसके बैक माइंड में उसके जो भी चल रहा है वो भी हो सकता है कि जैसे जैसे कि हम बोलते हैं कि शोक के वजह से भी वायु वृद्धि होती है। तो हमें यहाँ पे फिर वात वृद्धि हो रही है तो वहां पे हमें रसदुष्टि भी दिख रही है। तो ये सब चीजों का हमें एक संप्राप्ति निकालने में बहुत आसानी हो जाती है। तो उसका सत्व कैसा है, उसका संवहन कैसा है, उसकी आहार शक्ति कैसी है, उसकी व्यायाम शक्ति कैसी है, और प्रकृति प्रकृति भी हमें बात करते करते समझ में आनी चाहिए। क्योंकि पेशेंट फास्ट फास्ट बोल रहा है, आराम से बोल रहा है, या फिर इरिटेट हो रहा है। हम 45 मिनट्स थे वहां पे, पेशेंट इरिटेट बिल्कुल नहीं हुआ। तो मैंने जस्ट पूछा फिर पेशेंट बाकी लोगों को कि इसकी प्रकृति क्या है। तो मतलब उन लोगों को आसान हो गया था सिंप्लीफाई करना कि हर एक चीज को हमें कैसे देखना है। हो सकता है ये शारीरिक प्रकृति भी अलग हो सकती है, हमारी मानसिक प्रकृति उसके साथ मैच करने वाली नहीं भी हो। तो हमें भी बहुत बार लगता है कि नहीं, बहुत अगर टेंशन में पेशेंट है तो भी वो इरिटेट हो जाएगा। तो हमें ये सब चीजें देखनी है वहां पे। और हम पेशेंट को पूछते हैं पेट साफ हो गया, वो भी पेशेंट सेम बोल रही थी मेरा पेट साफ होता है अच्छे से। फिर मैंने जैसे एक लड़की थी तो उसको ही लेने लगाया था हिस्ट्री कैसे लेना है। तो जैसे पूछा हाँ उसका पेट साफ हो रहा है, उसने लिख दिया। पर फिर बाद में मैंने जैसे पूछा कि आपको केले के फॉर्म में मोशन पास हो रही है या फिर सेमी सॉलिड हो रही है या फिर सॉलिड हो रही है या फिर एक दिन छोड़ के, तो फिर उसके आंसर बिल्कुल अलग अलग निकले। फिर वो बोलती है नहीं मैडम, 2 साल पहले मुझे थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ था, एक एक दिन छोड़ के मुझे मोशन होती थी। तो यहाँ पे मैंने उनको फिर वो भी समझाया कि हमें मल साम है या निराम है, वो भी हमें देखना है। और फिर उसकी जिह्वा देखी तो पूरी साम जिह्वा थी, तो हमें वो भी देखना है। मतलब हर एक चीज को हमें, हमारे आयुर्वेद में जैसे अष्टविध परीक्षा है, दशविध परीक्षा है दी गई है, उस आधार से ही हमें पेशेंट को देखना है, मतलब पूरा उसका परीक्षण करना है। फिर हम आते हैं जैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो मैंने अभी पहले ही बता दिया डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे कैसे निकले। फिर हमको हमारा एक समझो एक आधी बार नहीं भी समझ में आया कि अभी ये बीमारी किस वजह से हुई है, या फिर इतना सब करने के बाद भी बहुत बार ऐसे होता है कि आवरण वाली बीमारी हो
तो हमें बहुत बार ऐसे लगता है कि हम गलत तो नहीं कर रहे। फिर भी मैंने उनको बताया कि एटलीस्ट हमें लंघन दीपन पाशन वातानुलोमन यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर जैसे कि 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद आप पेशेंट को बुलाओगे, तब तक आप स्टडी करके रखो सब, कि हमने ये पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, और हेतु सेवन उसके कैसे जा रहे थे, और किस दोषों का इन्वॉल्वमेंट है, स्रोतों से का किस किस स्रोतों से का इन्वॉल्वमेंट है, वो सब देख के फिर आपका एक फाइनल डायग्नोसिस बनाओ। फिर फाइनल डायग्नोसिस के आधार फिर आप ट्रीट करो। अभी तो सर ट्रीटमेंट पार्ट तो हमने नहीं पढ़ा है उनको, अभी खाली उनका केस टेकिंग चल रहा था, तो मैंने इतनी सारी बातें उनको समझा दी सर। जी सर। मुझे ये कहना है कि जैसे आप हैं, शशि मैडम है, आप लोग प्रैक्टिस करने के बाद एमडी करके फिर बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो कितना सारा नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो वो जो आप ट्रांसफर कर रही है तो आपको कितना इजी जा रहा है। यही जो लोग तुरंत एमडी कर लेते हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, वो पढ़ाते हुए फिर कॉलेज में ज्वाइन हो जाते हैं, उन लोग का नॉलेज और जो प्रैक्टिस करके आ रहे हैं उनका नॉलेज में बहुत फर्क होता है। तो आपको अभी मजा आ रहा होगा कंचन मैडम। बहुत बहुत सर, बहुत बहुत मजा आ रहा है सर। और मैं हर बार आपको धन्यवाद देती हूँ। शायद अभी तो यहाँ पे मैंने बोला, पर मैं जब भी कुछ करती हूँ ना ये कॉलेज में जाके, तो मैं मन में बिल्कुल आपको आभार देती हूँ कि सर नहीं, बहुत अच्छा, मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। शायद हो सकता है कि जो न्यू जनरेशन है उनको कुछ ऐसे अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स मिल जाए, तो अभी से वो बहुत अच्छी चीजें करेंगी। रिसर्च के बारे में भी उनको पढ़ाया मैंने बहुत, कि हम लोगों ने हम सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था कैसे करना है। इवन अभी आस्था को उसके सर ने बोला, उसका इलेक्टिव ही चालू है अभी 4th ईयर में, पर उसके सर ने उसको बोला कि आप करना चाहोगे क्या। तो वो पहले तो घर पे आके मुझे बोले कि मम्मा मुझे तो कुछ समझता नहीं इसमें से। मैंने बोला मैं अभी 2 साल से वही तो कर रही हूँ। तो उसको भी पता नहीं था एक्चुअली क्या पढ़ रही है मम्मी मम्मा उसकी। तो फिर मैंने उसको पूरा समझाया, उसने इतना सुंदर केस स्टडी बनाया सर। सुबह मुझे मैंने देखा तो मैंने बोला तुझे तो बस, मतलब आजकल के बच्चों को थोड़ा सा ही प्रमोट करना पड़ता है, वो इतने शार्प और इतने ब्रिलियंट है कि मुझे लगता है कि हम उनको अच्छे से समझाने वाला कोई टीचर मिल जाए ना उनको, तो बहुत आगे जाएगा सर आयुर्वेद, बहुत सच में बहुत आगे जाएगा। हाँ, मुझे ये कहना है कि कंचन मैडम एमडी कर रही है, 26 ईयर प्रैक्टिस करके एमडी कर रही है, और इनकी बेटी एमबीबीएस कर रही है। तो माँ बेटी दोनों पढ़ रही है। तो माँ ने बच्ची को एमबीबीएस के लिए क्या क्या करना है वो बताया, डायरेक्शन दिया। देखिए वही मैम बोल रही है अपनी बेटी का। देख कितना मजा आता है ऐसा ये सब करने में। फिर बहुत बहुत मजा आया। और उस एक्चुअली कोई सिखाता नहीं है रिसर्च कैसे करना है, कैसे उसको पढ़ना है, सच में नहीं पढ़ाता है। मैंने खुद सीखा सर, मतलब ये इसमें आने के बाद। और मैं हमेशा सोचती रही कि मैंने ये कभी सोचा क्यों नहीं कि मुझे ऐसे कुछ करना है करके। और मैं उसका श्रेय भी आपको ही देती हूँ, क्योंकि कैसे है ना कि जब तक हम पानी में नहीं गिरते हैं तब तक हमें तैरना नहीं आता है, सच में नहीं आता है, और हमें पता नहीं चलता है कि हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है, और हम कितना कितना मतलब उनसे दूर है। पर जब हम उनके साथ चलना स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि हर एक फीमेल ने मेरे जैसे ही सोचना चाहिए कि हाँ, कोई एज बार नहीं होता है पढ़ने के लिए, हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। जी सर। जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो मैम। अभी थैंक यू सर। शशि मैडम भी कुछ बोलना चाह रही हैं, उनको भी जोश आ गया। शशि मैडम आप कुछ बोलिए प्लीज। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। वो मेरा एक्चुअली मोबाइल में कुछ पंगा है, हैंग कर जाता है तो म्यूट अनम्यूट का पंगा फंस ही जाता है। सर वाकई ये बात तो सही है कि मैम ने जैसे बोला ना कि जो कुछ भी हम लोगों ने आयुर्वेद को सही से सीखा है आपकी वजह से, प्रॉपर केस टेकिंग भी प्लेटफॉर्म की वजह से ही सीखा। अदरवाइज तो मेन व्याधि पूछ करके निकल लेता था इंसान, या कभी काल को कुछ चीजें पूछता था जैसे गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन, इसके अलावा तो कुछ ज्यादा सवाल ही नहीं रहता था। पर आज की डेट में डिटेल हम पूछते हैं। जैसे अभी मैं आपको यहीं पर एक पेशेंट का बोलूंगी, ऑनलाइन मिला था, कल ही बात किया। और पेशेंट की जो भी फॉर्म मैंने फिलअप करा, उस फॉर्म फिलअप कराने के उसके तरीके में इतनी कमी थी कि उसमें कुछ भी नहीं समझा है। फिर मैंने 45 मिनट बात किया उससे फोन पर, तो भी बहुत कुछ नहीं समझ में आया। उसका सिंपल सा है कि मैं विरेचन औषधि लेता हूँ तो मेरा तुरंत 1 kg वेट कम हो जाता है, कुछ भी लेता हूँ तो। और उसको एंजाइटी वेंजाइटी की प्रॉब्लम है, पिछली जो बैक हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें रहती हैं वो रहती हैं ही। और मुझे लगा कि हद से ज्यादा दिमाग लगाता है, मतलब लैक्टुलोज लेना है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स मॉडर्न का अगर हम लग्जेटिव ले रहे हैं देन इट्स ओके, लेकिन आयुर्वेद का लग्जेटिव लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैंने बोला कैस्ट्रॉल ले लो, तो कैस्ट्रॉल में जी मेरा 1 किलो वजन घट जाएगा, फिर मैं ये करके बताऊंगा। मैंने कहा बुद्धि मेरे साथ मत लगाना, मैंने कहा विश्वास है तब हम चिकित्सा करेंगे, वरना
मैं चिकित्सा नहीं करती हूँ। तो अभी मैंने उसको सिंपली डाइट पर ही सिर्फ बोला है, क्योंकि उसका था कि तीनों टाइम बगैर भूख के खाता था और बाहर का ही खाना था, क्योंकि ऑफिस का खाना भी एक तरह का बाहर का खाना हो जाता है। तो मैंने अभी सिंपली उसको 3 दिन के लिए मूंग दाल के यूज और चावल के मंड पर ही रखा है सिर्फ। और चावल का मंड मैंने हींग के साथ में रखा है, क्योंकि शास्त्र में है कि बहुत बढ़िया उससे विषम अग्नि भी होती है तो सम हो जाती है, और भी मतलब मंद अग्नि होती है तो तेज हो जाती है। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से सिर्फ ये चीज किया। हमने कहा देखते हैं 3 दिन में इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। और साथ में मैंने कुछ मतलब जप वगैरह करने को बताया है। योगा में देखा तो फिर बहुत ही लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या करता है। अभी वो चीजें भी चेंज करेंगे। मतलब जो आयुर्वेद का एक बेसिक कंसेप्ट है ना, संक्षिप्त क्रिया योग और निदान परिवर्जन, तो हम लोग बस रट्टा मारते थे, पर उसकी कीमत अब समझ में आती है। और वाकई चिकित्सा का पहला लाइन दीपन पाचन अनुलोमन से भी पहले यही होनी चाहिए। सेकंड दीपन पाचन अनुलोमन है। तो सब कुछ सर आपसे ही सीखा है, और वाकई आयुर्वेद की एक सही समझ आपकी वजह से आई है। थैंक यू सर। हाँ, आप लोग अभी इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद एमडी कर रहे हैं, और जब एमडी करने के बाद आप लोग अगर किसी को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग के खुद के कॉन्सेप्ट भी और मजा आ रहे हैं। क्योंकि जैसे कोई अगरबत्ती बना रहे हैं चंदन का, तो उसके हाथ खुद सुगंधित हो जाते हैं। वैसे आप जितना ज्ञान बांटेंगे, उतना आप लोगों का और कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, बेसिक और क्लियर होगा। इसलिए ज्ञान बांटते रहिए, जहां पर भी आप जा रहे हैं बताते रहिए, बताते रहिए, बहुत मजा आएगा। जी सर, ये तो है, क्योंकि एक प्रैक्टिशनर जो पढ़ाते, जैसे हम लोग के टीचर जब पढ़ाते थे तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि काय चिकित्सा में 40 चैप्टर रहता था मिनिमम। 40 चैप्टर में भी हार्डली वो 2 या 3 चैप्टर को जो काय चिकित्सा के टीचर होते थे उसको सिर्फ टच करते थे। कभी भी कुछ नहीं पढ़ाते थे, सारा रट्टा मारते थे कि शंखवटी यहाँ दी जाती है, अभयारिष्ट यहाँ दिया जाता है। ये जो रट्टा होता है और ये जो एक्चुअल समझ होती है, या बाद में जब प्रैक्टिस भी करने लगे तो याद रहता था कि अभयारिष्ट अर्श रोगाधिकारी की दवा है, एक लग्जेटिव तरह काम करती है। ये तो अब समझ में आया कि हाँ एज ए रसायन होती है। और मैंने बहुत सारे जगह बहुत सारे पेशेंट्स को एज ए रसायन यूज करके देखा। और जितनी फलश्रुति होती है हम सारी फलश्रुति को यूज कर सकते हैं, बट हमारे दिमाग में वो सारी चीजें नहीं रहती। जैसे अभी किसी ने मेरे से कहा कि हिंगवास्टक के बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाती, हमने कहा क्रूर कॉन्स्टिपेशन होगा, वहां पर आपको एक अलग से भी अलग रेचक औषधि देने की जरूरत है। तो ये सब सारी चीजें सर समझ आपकी वजह से ही आई सर। और ये बात तो सही है कि एक प्रैक्टिशनर अगर टीचर होता है तो आयुर्वेद का एक अलग नजरिया बच्चों को दे पाएगा। और शायद एमबीबीएस में यही चीज होता है कि जितने उनके टीचर्स होते हैं वो सारे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होते हैं, तो अपना अनुभव देते हैं, क्योंकि किताब में कुछ चीजें दे रखी हैं उसको कैसे है। जैसे खाना हमने पढ़ लिया और खाना किचन में बनाना डिफरेंट होता है, ऐसे प्रैक्टिस का भी बुक्स में पढ़ लिया और फिर उसको अनुभव से सीखा और गुरुजनों के अनुभव से। तो हम लोग का तो सर आपका अनुभव और मौलाना जी कुछ टाइम बाद जब नगनी सर का अनुभव भी हम लोग को काम आता है, हम लोग का अनुभव तो काफी बड़ा हो जाता है। जी सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू। आप ऐसे ही जिंदगी में आगे आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए, दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करिए। विद्या में भी, पैसे में भी, नाम में भी, यश में, कीर्ति में, पुण्य में, हर जगह आप आगे बढ़ते रहिए। कर्माभ्यास में भी बढ़ते रहिए। ऐसा शुभकामनाएं आपके लिए, दोनों के लिए। और महेंद्र सर, वीना मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। महेंद्र सर, वीना मैडम, प्लीज कुछ बोलिए आप लोग। सर हम चैप्टर के बारे में तो कुछ खास है नहीं, क्योंकि ये सब स्कंद है तो इनके बारे में तो अपना जो है ये ड्रग्स है ही। और अपन का तो मैंने तो आपको एक लाइन उस दिन भी बताई थी और आज भी वही मेरी लाइन है कि जो ड्रग्स हम ऑरली दे सकते हैं उन सारे ड्रग्सों को हम बस्ती द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई ज्यादा बहुत ज्यादा सोचने की कहीं अपन को जरूरत नहीं पड़ती, और कम मात्रा में भी वो अपना काम करती है। यदि ओरली जो रिजल्ट अपने को 10 दिन में मिलेगा, तो बस्ती के द्वारा वो रिजल्ट हमको 3 दिन में या 5 दिन में मैक्सिमम मिल जाएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है इस तरह का। तो मैं तो जनरली उसके बारे में बहुत ज्यादा विचार अधिकांश इसी तरह करता हूँ। और जो मैडम ने अभी बताया ये केस के बारे में, उसमें मैडम यदि अपन उसको द्राक्षा का पानी या किशमिश का पानी दे देने तो मोशन भी साफ हो जाएगा, और साथ में उसका जो वजन घटने वाली जो प्रक्रिया है शायद मेरे हिसाब से वो भी नहीं होगी। बहुत अच्छा बताया सर। जी, बहुत अच्छा बताया। वीना मैडम, आप कुछ बोलना चाहती है क्या? आप लोग जो चर्चा करते हैं ना, वो सब लोग सुनते हैं, सबको फायदा होता है। वीना मैडम, कुछ तो बोल दीजिए आप मैम। हाँ सर, बोलती हूँ। अभी कंचन जी ने कितना अच्छा बताया। तो सर आप इतने ग्रेट है कि आप 2 पीढ़ियों को सुंदर बना रहे हैं। कंचन जी को आपने सिखाया,
और अभी कंचन जी एमबीबीएस होने वाले अपने बच्ची को बोल रही है कि केस टेकिंग कैसा करना है। ये बहुत सुंदर नजारा दिख रहा है मुझे तो, कितना अच्छा है। और एमडी कर रही है तो कितनी छोटी छोटी बातों पर उन्होंने बच्चों को सिखा दिया। ऐसी टीचर आप बना रहे सर, आप तो महागुरु हो। मेरे बस गुरु ने मुझे मुझे तो बनाया है, तो मेरे गुरु का सब है। जो मैं दिख रहा हूँ वो मेरे सर का है, सब मेरे गुरु नहीं, का है। मगर आपके गुरु ने तो 36,000 लोगों को वो तो पैसा ही कमा रहे हैं, वो कभी आयुर्वेद के लिए टाइम दे रहे हैं आपके जैसा। जी वो तो कोई नहीं दे रहा ना, उनको टाइम नहीं दे रहा है आयुर्वेद के बच्चों को बढ़ाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। जी, सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है ना, सबको अपना अपना काम करना है इस दुनिया में। आप तो स्पेशल हो हमारे नजर में तो, थैंक यू, सच थैंक में स्पेशल हो आप। यू। ठीक है, तो चलिए हम लोग और थोड़ा बस्ती के बारे में, मैं जो महेंद्र सर ने कहा ना वो मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि जो सर ने कहा वो सच में सच बात है। मेरे पास सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे आते हैं ना, या डाउन सिंड्रोम, या जो मानसिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, अब हम उनमें ब्राह्मी घृत, महापंचगव्य घृत, महाकल्याण घृत हम ओरली दे रहे थे, तो वो खा नहीं पाते बच्चे, क्योंकि घी कौन खाएगा। महापंचगव्य घृत का तो गोमूत्र जैसा स्मेल आता है, बच्चे नहीं ले पाते। तो या नारसी रसायन नहीं खा पाते, तो उसको बस्ती के रूप में दिया, तो इतना अच्छा रिजल्ट आया। जिनका नेक होल्डिंग नहीं था, नेक होल्डिंग आने लगा। जो चल नहीं पा रहे थे, क्रॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, खड़े नहीं हो पाते थे, उनको ये बस्तियों से इतना मस्तिष्क में इतना अच्छा ग्रोथ हुआ। और ये प्रैक्टिकली देखने को मिलता है कि बस्ती का इफेक्ट ज्यादा अच्छा आता है। ओरली उतना आने में टाइम लगता है, लेकिन बस्ती से जल्दी आता है। और हमारे उससे गुरुजी कम बोलते हैं। मात्रा में। जी सबसे बड़ी बात यह कि कम मात्रा में, यदि ओरली अपन को 10 ml देना है, तो वहां जी अपन यदि 5 ml भी दे दें तो उसी से अपने जी रिजल्ट मिल जाएगा। जी। और इन सब में मेरे गुरुजी का 100% बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद है, उनका ब्लेसिंग है। और वीना मैडम ने सही कहा कि जमदग्नि सर ने 36,000 लोगों को पढ़ाया, लेकिन जमदग्नि सर जैसा कोई और वैसा सोचता नहीं है कि हम भी पढ़ाए, हम भी आगे बढ़े। वो सर सोचते हैं। तो वो मैंने सर का जो सर सिखाते, मैंने वो सोचा कि मैं भी सर की तरह कोशिश करूंगा। अब मेरा लेवल उतना नहीं है कि मेरे गुरुजी का उतना हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। वो सूर्य है तो हम दिया है, ऐसा है। तो मैं सर की तरह कोशिश करता हूँ कि मैं भी कोशिश करूँ कि अच्छा कर पाऊँ। उनके स्टूडेंट लोग अगर करते तो और अच्छा हो जाता शायद। दीना मैडम ने सही बात बताया। मुझे और एक पूछना है कि हाँ आपके सर जमदग्नि सर तो उनका तो ज्यादा भर शमन चिकित्सा पे ही ज्यादा रहता है। तो हाँ। आप पंचकर्म में भी श्रेष्ठ हुए हो ना, तो कैसे हुए आप, कहाँ और किसके नहीं पास जाते थे ऐसा क्या? आपको लगता है। उल्टा सर जब पहले जब थे ना, मतलब आज के जमाने में सर अलग हो गया, क्योंकि एज भी हो गया है ना। मैं हाँ सर के पास जाता था तो सर का पंचकर्म का एक अलग सेटअप था, बहुत बड़ा। जो हाँ। ध्यान प्रबोधिनी करके जगह है ना, वहां पे सर का सेटअप था। और दिन रात वहां पंचकर्म पंचकर्म ही होता रहता था। वहां होता है, अच्छा। वहां मैंने सीखा है। मैं ऐसा मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने जो सीखा है सर के क्लिनिक में ही सीखा है ये सब। सर तो उनकी जो क्लास है, जो आज भी उनके जो लेक्चर हैं, उनमें सब हाँ में ये पंचक्रम की पूरी प्रक्रिया को वो समझाते हैं बीच बीच में, कि इसमें अपन को हाँ ये देना, जैसे कैंसर का उनका चल रहा है चैप्टर इस समय, हाँ तो हाँ उसमें भी वो बताते हैं। हाँ। और मैंने अब सर वो से ही प्रैक्टिकल सीखा तो है। यहाँ बता नहीं सकते वो, कि भाई प्रैक्टिकल आपको बता दें, लेकिन वो कंटेंट सारे बताते हैं, ये मेडिसिन से आप हाँ ये करो, तो वो तो हाँ करते ही हैं। हाँ। आज वो शायद शमन कम करते होंगे, लेकिन मैंने तो सर के क्लिनिक से ही सब सीखा है पंचकर्म। मुझे तो वमन भी मुझे कॉलेज में नहीं दिखाया गया था कभी। मैंने पूरा बीएमएस में कभी वमन नहीं देखा कॉलेज में। मैंने कहाँ देखा, तो सर के क्लिनिक में देखा। वमन देखा, बस्ती देखा, नस्य देखा, सब सर से सीखा है मैंने। तो अच्छा। मेरे तो गुरु वही है ना, मैंने तो उनसे ही सीखा है। और मैं जब जाता था तो कोई वैद्य सिखाता ही नहीं था, केवल जमदग्नि सर सिखाते थे। कोई नहीं सिखाता, सब छुपा छुपा के रखते थे। और जब मदन फल कूट के डाल रहे काढ़े में, वो वमन वाले द्रव्य में बाहर भेजते थे, जाओ बाहर, हम क्या डाल रहे हैं हम नहीं बताएंगे, मतलब सीक्रेट रखना है। उनको इनसिक्योरिटी फील होता है। लेकिन सर ने हमें कहा कि देखो हम ऐसे और मैंने सर से उत्तर बस्ती भी सीखा है। सोचिए, मेल फीमेल का सर ने हमें सिखाया है।
मैं तो सर को गुरु मानता हूँ, उन्होंने सिखाया तो सिखाया है मुझे। और मैंने फिर खुद भी प्रैक्टिस किया, मैंने किया, तो मुझे और उसमें अच्छा हो गया, पकड़ आ गया। जी। और आप 12 साल कंटिन्यू गए ना, तो हाँ एक सर तब के पास, पूरा क्योंकि हो गया। क्योंकि क्या है ना कि हमारा अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय जो है तिलक रोड हाँ। पे, वो सर का क्लिनिक और हमारा पास पास था। तो कॉलेज में पढ़ाते ही नहीं थे लोग, तो हम सर के क्लिनिक में ही रहते थे सुबह से शाम तक। तो सर इतना डेडिकेशन का सर का है, मतलब ग्रेट है हमारे सर। 9 साल सर ने कंटिन्यू पेशेंट देखा, चाहे संडे हो या मंडे हो, होली हो, 31 दिसंबर हो, कभी भी। तो एक बार सर के भाई की शादी थी, तो सर भाई की शादी में भी नहीं गए। इतना पेशेंट, इतना पेशेंट, 9 साल कंटिन्यू पेशेंट देखा। और सर सुबह आ जाते थे, स्टूडेंट लोग लेट आएंगे लेकिन सर टाइम पे आते थे, और रात को जाते थे, केवल आधा घंटे का ब्रेक के लिए घर जाते थे सर। इतना सर का डेडिकेशन, इतना मेहनत किया सर ने। तो उनकी वजह से हमें भी आता है कि हम भी सुबह भी पेशेंट देखते हैं, हम लेक्चर भी लेते हैं, फिर ये सब सर से सब सीखा है हमने। वो संस्कार है सर के हमें होते हैं। सर सच में ग्रेट है। ऐसा आयुर्वेद का इतना मेहनत करना और इतना सिखाना, किसी ने भी दिल खोल के कुछ नहीं सिखाया जितना सर ने सिखाया है हमको। सच में मानना पड़ेगा सर को। और सर जहां पर भी रहते हैं ना, जैसे कंचन मैडम मेरा करती है, मैं सर का ध्यान करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ लाइफ में। मैंने पीएचडी भी किया तो, और आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, मैं बीएमएस करके बहुत सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर था। मैंने अपने मेहनत से अपना हॉस्पिटल बना लिया, सब कुछ बना लिया। लेकिन सर ने मुझे एक बार बुलाया और सर ने कहा कि देखो, तुमने 10 साल प्रैक्टिस किया, बीएमएस किया, अब तुम्हारा टाइम है, तुम संहिता में एमडी करो। तो और वो भी कहाँ से करो, तो सर ने कहा कि तुम भारतीय विद्यापीठ से करो, क्योंकि वहां पे यशस्वी जोशी मैडम है, वो कुलहटकर सर की स्टूडेंट। तो मैंने सर की बात मान के अपना क्लिनिक बंद किया, सुबह शाम प्रैक्टिस रखा, और मैं कंटिन्यू जाके एमडी किया मैंने। मेरे घर से वो कितना दूर है, 25 किलोमीटर दूर है भारतीय विद्यापीठ। सर की बात मान के मैंने वो किया। फिर सर ने कहा कि आप पीएचडी करो, तो मैं सर की बात मान के पीएचडी किया। तो सर इतना मोटिवेट करते हैं, और सर जो बोलते हैं ना वो मेरे लाइफ में सही होता है। सर का एकदम परफेक्ट रहता है। आप कभी जमदग्नि सर से मिलेगा, आप पूछेगा कि मुझे एमडी करने को किसने कहा, तो जमदग्नि सर ने कहा। पीएचडी करने को किसने कहा, और संहिता में करने को सर ने मुझे कहा। तो वो सच में मेरे गुरु हैं। उन्होंने सारे गेस्ट लेक्चर लेक्चर में सर रखिए, अपना गेस्ट पूरा जो लेक्चर। अनुभव था अपनी लाइफ का, वो सारा जी। भर दिया उसमें। एक जी। अभी बताया था, कल परसों की बात है, पीलिया का जो कामला के रोगी के लिए, जी। उन्होंने कहा इसके लिए मैंने 2 दिन और 2 रात जगा था, और उसके बाद में मैं आप सबको बता रहा हूँ। और उसमें कुछ नहीं था, केवल आम की छाल मुट्ठी जी। में भर के और पानी में डुबो के उसको रख दो, और पी लिया, कामला में आराम मिल जाएगा। इस तरह की जी। मेडिसिन जो उनके किस तरह से उनको मिली है बड़े अनुभव से और परेशान होके, वो सब लोगों को हमको ऐसे दे रहे हैं वो। तो ये बहुत जी। बड़ी बात है, अपनी गुप्त चीजों को बताना, देना। और दिल खोल के देते हैं सर, ये बहुत अच्छा है। और विद्यार्थियों को तो इतना अच्छा है। मैं सर के क्लिनिक में जाता था तो सर सबको चाय पिलाते थे, सबको लेके जाके होटल में खाना खिलाना, फिर उसके बाद में घुमाना फिराना। एक बार तो मैच था नागपुर में, तो पूरा प्लेन सर ने बुक किया स्टूडेंट लोग को, सबको एरोप्लेन में घुमा के और मैच दिखा के लाए क्रिकेट का। ऐसे हमारे गुरु हैं, इतने अच्छे हैं कि सबको फ्री में घुमा फिरा के लाते हैं। और सर सिखाते हैं कि आप लोग राज्य वैद्य हो, आप लोग को राजा की तरह रहना है, तो आप लोग का स्टाइल भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि झोपड़ी में बैठे हैं। सर सिखाते हैं ये सब चीजें, छोटी छोटी बातें सिखाते हैं कि कैसे सेविंग करना चाहिए, कैसे पेशेंट से बात करना चाहिए, कैसे केस टेकिंग करना चाहिए। हर चीज उनसे मैंने सीखा है, इसलिए मुझे सर सच में बहुत अच्छे हैं। चलिए वो आप सिर्फ लोग कुछ। आयुर्वेदाचार्य नहीं है, तो वो तो उनकी आध्यात्मिक बैठक भी बहुत जी। ऊंची है। जी। उनका, हाँ, उसकी लेकिन वजह उनके से। जो स्टूडेंट लोग हैं ना, वो केवल हाँ, सर के फॉर्मूला यूज करते हैं। सर मतलब सर जैसे है ना वैसे स्टूडेंट होने चाहिए, तब और अच्छा हो जाता। सर के फॉर्मूला यूज करिए, लेकिन अपनी तर्क बुद्धि भी तो यूज करिए कि कहाँ पे कौन सी मेडिसिन देनी है, ये उधर ही हाँ, काम करेगी कि नहीं करेगी, वो भी सोचना चाहिए। उनका जी। एक गेस्ट लेक्चर रखिए ना। हाँ तो मैं सर को ग्रुप में ऐड किया हूँ ना, आप सर को फोन करिए ना, मैसेज करिए ना ग्रुप में, बोलिए ना मार्च ग्रुप में कि सर आप आ जाइए। करती हूँ, हाँ। करती हूँ। नहीं तो फोन नंबर है, एडमिन है सर ग्रुप में, उनको हाँ, मराठी में कॉल करिए सर को, आ जाएंगे। करती करती
करती हूँ। मतलब मुझे उनको बहुत कहाँ टाइम मिलता होगा, उनको तो आप रिक्वेस्ट करोगे जब जाके कोई टाइम नहीं, वो निकालोगे, उनका इतना सिखाने बिजी को तो शेड्यूल है बहुत हमेशा ज्यादा। तैयार रहते हैं, सिखाने को कभी ना नहीं बोलते किसी कभी को। ना नहीं बोलते हैं सर। हाँ 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 सर, जब सिखा रहे होंगे ना तो उनका लाइव कर देंगे इधर ही, उसमें क्या है, हाँ, चलेगा। लिंक देके। हाँ ठीक है। आप थोड़ा, बीना ओके। मैडम आप बोलिए ना, आप सीनियर हैं, आप थोड़ा सर से मराठी में बोलिए ना, आ जाएंगे सर। बोलती हूँ ना, बोलूंगी ना। हाँ ठीक वो है। वाड़ी वाड़ी में उनका बहुत अच्छा है, वो हमेशा दत्त सेवा में रहते हैं वो। और मैंने एक गुरु में देखा, मतलब जो सच में गुरु का जो बोलते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण, बाकी सारे वैद्य लोग जो है ना एक दूसरे की बुराई करते बैठते हैं कंपटीशन में या आगे बढ़ रहे तो, लेकिन जमदग्नि सर ऐसे हैं, आज तक रिकॉर्ड है, सर ने किसी वैद्य की बुराई नहीं की, उनके सीनियर हो, जूनियर हो, स्टूडेंट हो, किसी भी वैद्य की बुराई नहीं करते, मतलब कमियां नहीं निकालते कि एक गलत है वो गलत है। सर सबके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, ये उनकी सबसे अच्छी बात है। जी। वो और दोनों आपकी भी बातें ये एक, सोच रखे हैं, उसके पास जो बुद्धि है या जो उसके पास चीज है, हाँ उसको लो आप उससे। उसमें बुराई कितनी है उसकी वो जाने, उसका वो हाँ भुगतेगा। तुमको तो जो हाँ अच्छाई है उसको पकड़ लो तुम तो बस। हाँ, वो सर की बहुत अच्छी बात है, मतलब सर सच में एक संत स्वभाव के हैं, कभी किसी की बुराई आज तक मैंने नहीं सुनी। मैं सर को 97 से जानता हूँ, एक भी वैद्य के लिए या किसी भी पेशेंट के लिए उन्होंने गलत शब्द नहीं बोला, ना गलत सोचा है, मतलब इतने अच्छे वो सर हैं, इतने अच्छे। और आप भी कितनी कृतज्ञता पूर्वक बोलते हो उनके बारे में तो उन्होंने हमेशा। किया है ना, उन्होंने किया है तो मैं बोलूंगा ही ना, जो किया है तो किया है ना। नहीं तो आयुर्वेद में आपने देखा होगा, सारे लोग टांग खींचते हैं, कोई आगे बढ़ रहे हम्म। ना उसको पीछे ढकेलो, उसकी बुराई करो, उसको डिमोटिवेट करो, उसको रुला दो। एक तो वैद्य के पास मैं गया था, उन्होंने सब पेशेंट के सामने मुझे धक्का देके बाहर फेंक दिया, उनको दया भी नहीं आई। मैं सीखने गया था उनसे, उन्होंने ऐसे भगा दिया, और ऐसे जोर से धक्का दिया, मुझे चोट भी लग गया। ऐसे ऐसे वैद्य भी हैं जो बुरे हैं और कुछ अच्छे भी हैं, तो जो अच्छे हैं वो मैं उनकी तारीफ करूंगा ही ना, तो उसमें जमदग्नि सर है सबसे अच्छे। चलिए, आप लोग पुणे में सर कभी भी आएंगे तो हमारे सर से जरूर मिलिए, और हमारे मार्च ग्रुप में है सर, आप सर जो भी बात करना चाहते हैं सर से लिखिए, प्रश्न लिखिए, सर आंसर जरूर देंगे, और वो मेरे ग्रुप में रहेंगे हमेशा। जी ठीक है। मुनमुन तो प्रताप सर जी। वो, हाँ जी बोलिए। सर, सर का जमदग्नि सर का शायद कुछ गुरुकुल प्रोग्राम भी चलता है ना सर अभी। मतलब हमारे कॉलेज के एक सीनियर हैं जो गए हैं पिछले साल, तो उनसे मैं हाँ बात अभी वो किए थे, अभी राष्ट्रीय आए गुरु थे। बन गए ना, राष्ट्रीय गुरु बन गए। राष्ट्रीय आयुर्वेद जो है ना यूनिवर्सिटी, उन्होंने जी। उनको सम्मानित किया है। अब वो गुरुकुल का हाँ। वो है, वहां पर काय तो, चिकित्सा सीख सकते हैं आप लोग। उसके लिए कोई एग्जाम तो होता है, उनका क्या। सर्टिफिकेट मिलता है 1 साल का, तो उसके लिए सर हाँ के हाँ। पास जाके सीख के ट्रेनिंग करके फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, राष्ट्रीय आयुर्वेद अच्छा। महाविद्यापीठ दिल्ली। हाँ इ- इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी चाहिए सर, ये क्या क्या है है, ना, कैसे काम बीएमएस के करता है बाद वो सर। एग्जाम होता है। हाँ बताइए बताइए आप, आपको जानकारी चाहिए तो मैं बता रहा हूँ। राष्ट्रीय गुरु जो होते हैं, जी जैसे सर। वो पद्मश्री बालेंदु प्रकाश सर हैं, रामदास आवार्ड सर हैं, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सब्जेक्ट में गुरु लोग हैं। तो बीएमएस के बाद या एमडी के बाद आपको उनके पास जाके ट्रेनिंग लेनी है। जैसे बालेंदु प्रकाश सर रस शास्त्र के एकदम टॉप मोस्ट है, तो उनको वो चीज मिला है कि आपके पास बच्चे आएंगे, फीस भरेंगे, और आपने पढ़ा दिया, उसके बाद राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई नई दिल्ली से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ऐसे वो गुरु के पैनल में हमारे जमदग्नि सर भी आ गए इस साल, और सर को धन्वंतरी पुरस्कार भी मिला इस साल। जी सर। तो मैं उनके उस अभी गुरुकुल रामदास में। राव, हाँ, आप जी बोलू। हाँ जी मैं बोलिए। सर। अभी रामदास सावड़ सर के पास गई थी ना, हाँ ऊपर गांव में। तो हाँ चार बच्चे हैं उनके पास। हाँ दो दो बच्चियां हैं, दो लड़के हैं। हाँ अभी उनकी एग्जाम होने वाली थी अभी मार्च में, हाँ मार्च अप्रैल में। हाँ तो ये, हमारे जो अभी पूछ रहे थे ना मुनमुन से, मुनमुन जी, हाँ तो हाँ वो जा जी मैम। सकते हैं ऐसे। हाँ, लेकिन ये जी मैम। राष्ट्रीय गुरु से सीखना है ना, तो उसके लिए एंट्रेंस देना पड़ता है, एंट्रेंस दे के हाँ और वो,
वो हाँ, एंट्रेंस कब होता है, मतलब बीएमएस के बाद होता है, मतलब डिग्री कंप्लीट बीएमएस हुआ के बाद या इंटर्नशिप के एमडी बाद? के बाद। हाँ, उसके पहले अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा। तो और कितना उसका दिन का, जो 1 साल का डिग्री है, कोर्स होता है? हाँ, एक आरएवी, साल का आरएवी बोलते हैं उसको, आरएवी। आरएवी। हाँ, अरे जी। और जी जी उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको इतना काम आता है, आप फॉरेन कंट्रीज में जाके और वहां पे दुबई वगैरह में जाके आप आप वहां पे मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतना वैल्यू है इसका। जी ठीक सर, है, जी तो सर। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, बाकी हम 9 बजे ठीक है मिलते हैं। सर। थैंक यू, प्रणाम। अभी हम आगे थैंक चर्चा यू, प्रणाम करेंगे। सर। आज बहुत अच्छा सेशन हुआ, सबको अच्छा लगा। मैं आता हूँ 9 बजे, फिर मिलते हैं। जी थैंक यू, सर। प्रणाम।